भारतीय रिजर्व बैंक का मौजूदा वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति के 4.5% रहने का अनुमान। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगाई। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में न्यायिक हिरासत में भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को पूछताछ की अनुमति दी। भारत ने मालदीव को विशेष द्विपक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं का अब तक का सर्वाधिक निर्यात कोटा स्वीकृत किया। मौसम विभाग ने पूर्वी भारत में अगले 2 दिन तक लू चलने की आशंका व्यक्त की और हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर 4.5% रहने की संभावना व्यक्त की है। बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद विकास की दर 7% रहने का अनुमान है। Headline inflation has eased to 5.1% during both January and February, and this has come down to 5.1% in these 2 months from the earlier peak of 5.7% in the month of December. Core inflation has also declined steadily over the past 9 months to its lowest level in the series. Looking ahead, robust growth prospects provide the policy space to remain focused on inflation and ensure its descent to the target of 4%. बैंक ने लगातार 7वीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। शक्तिकांत दास ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की और रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि इस वर्ष 29 मार्च को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वोच्च स्तर 645 अरब 60 करोड़ डॉलर पर था। पिछले 3 वर्षों की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय रुपए में सबसे कम उतार चढ़ाव रहा। भारतीय रिजर्व बैंक जल्दी ही यूपीआई के माध्यम से नकद राशि जमा कराने की सुविधा प्रदान करेगा। फिलहाल यूपीआई का उपयोग धन के लेन देन के लिए किया जाता है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वर्तमान में देश में लगभग 50 लाख उपभोक्ता भारत की डिजिटल मुद्रा का उपयोग कर रहे हैं। इनमें से 46 लाख खुदरा ग्राहक हैं जबकि 4 लाख व्यापारी हैं। संचयी आधार पर भारत की डिजिटल करेंसी से 2 करोड़ 20 लाख का लेन देन हुआ है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा कि परीक्षण के अंतर्गत आज एक किसान को डिजिटल मुद्रा के रूप में निश्चित राशि भेजी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध घोषित करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगा दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने ये निर्णय दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में तिहाड़ जेल में बंद भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता से पूछताछ की अनुमति दे दी है। ब्यूरो इस दौरान कविता के बयान दर्ज कर सकेगी। ब्यूरो ने इस संबंध में याचिका दायर की थी कि कविता को 15 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
बग्गा को नहाने का पानी चाहिए। बग्गा ने नल खोला, पानी आना शुरू। ऐसे ही विमला को धुलाई, सावित्री को सफाई और रघु को सिंचाई के लिए पानी चाहिए। पर कभी सोचा है कितना सारा पानी आता कहाँ से? अब आप कहेंगे कि जमीन के नीचे से। आगे भी जमीन के नीचे से ऐसे ही पानी आए, इसके लिए इस बारिश से पहले ही वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें। तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करके वर्षा जल संचयन अभियान कैच द रेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मतदान में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए चयनित जिलों के चुनाव अधिकारियों को मतदान केंद्र के अनुसार कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्य नीतियां बनाने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आज नई दिल्ली में 11 राज्यों में निगम आयुक्त और चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की। इन जिलों में पिछले चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी कम रही थी। इस बैठक का उद्देश्य लोकसभा चुनाव में मतदान बढ़ाना है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के अन्य भागों के लिए लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। जम्मू कश्मीर में नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। केरल में आज नामांकन पत्रों की जांच के बाद 204 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। 86 उम्मीदवारों के पर्चे खारिज कर दिए गए। मुख्य चुनाव अधिकारी संजय कौल ने कहा कि सोमवार को नाम वापसी के आखिरी दिन के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। बिहार में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका लोकसभा क्षेत्रों में 55 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। सबसे अधिक 20 में से 10 नामांकन पत्र कटिहार संसदीय क्षेत्र से खारिज किए गए। बांका में 9 और भागलपुर में 8 नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए। पूर्णिया में 11 में से 7 नामांकन पत्र वैध पाए गए। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। पूर्वी अरुणाचल सीट से 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एक रिपोर्ट। इस सीट से भाजपा के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद तापिर गांव का मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बसीराम सिराम से होगा। बसीराम सिराम कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा राज्य की नवगठित पार्टी अरुणाचल डेमोक्रेटिक फ्रंट ने भी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा है। बाकी 3 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। अरुणाचल ईस्ट संसदीय क्षेत्र में 3,75,310 मतदाता है, जिनमें 1,89,740 पुरुष, 1,85,569 महिला और 1 ट्रांसजेंडर मतदाता है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये घोषणा पत्र मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्रों के किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने आज शाम नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए एक बैठक की। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। इस बैठक में हरियाणा के वरिष्ठ पार्टी नेता भी मौजूद थे। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को राजनीतिक करियर बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की पेशकश के आरोप पर नोटिस जारी किया है। उन्हें सोमवार दोपहर तक जवाब देने को कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आतिशी के आरोपों के बारे में आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।
जम्मू कश्मीर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव में धन देकर खबरें प्रसारित करने और फर्जी खबरों को रोकने के लिए जम्मू में एक उच्च स्तरीय नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है। ये केंद्र आधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है। ये 24 घंटे काम करेगा और फर्जी खबरों के संदिग्ध मामलों में तुरंत कार्रवाई करेगा। ये केंद्र फिलहाल 21 राष्ट्रीय और 6 स्थानीय टीवी चैनलों की निगरानी कर रहा है। लद्दाख के लेह जिले में शांति बनाए रखने के लिए आज से धारा 144 लागू कर दी गई है। ऐसी कोई बयानबाजी न करने का भी आदेश दिया गया है जिससे सांप्रदायिक सौहार्द तथा शांति बिगड़े या जिससे जिले में कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई भी समस्या उत्पन्न हो। निषेधाज्ञा के लागू होने से किसी भी तरह का जुलूस, रैली या मार्च निकालने के लिए लेह के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से लिखित में अनुमति लेनी होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। Dear voters, elections are here. Download your voter helpline app from the Play Store or Apple Store and make sure your name is there in the electoral list. Voter helpline app also helps in voter registration, search in electoral roll, information on the candidate, election results, complaint and information on EVM and election process. चुनाव का पर्व, देश का गर्व। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के अब तक के अधिकतम निर्यात कोटा को स्वीकृति दे दी है। मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारत ने आवश्यक वस्तुओं का कोटा निर्धारित किया है। मालदीव में निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रेत और रोड़ी बजरी जैसे आवश्यक सामान के निर्यात को 25% बढ़ाकर 10 लाख टन किया गया है। अंडा, आलू, प्याज, चीनी, चावल, गेहूं का आटा और दालों के निर्यात में 5% की बढ़ोतरी की गई है। पिछले वर्ष भी भारत ने चावल, चीनी और प्याज के निर्यात पर वैश्विक प्रतिबंध के बावजूद मालदीव को ये सामान भेजा था। उच्चायोग ने कहा है कि पड़ोसी प्रथम नीति के हिस्से के रूप में भारत मालदीव में मानव केंद्रित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। मौसम विभाग ने पूर्वी और प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लिए अगले 2 दिन लू चलने की आशंका व्यक्त की है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज और कल लू चलने का अनुमान है। कर्नाटक के तटीय इलाकों और गोवा में कल तक गर्मी तथा उमस वाला मौसम रहेगा। ऐसी ही स्थिति केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में 9 अप्रैल तक रहने की संभावना है। इस बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र में 9 अप्रैल तक आंधी के साथ वर्षा की आशंका है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में अगले 7 दिन बिजली चमकने और आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटे से हवाएं चलने की संभावना है। झारखंड और ओडिशा में भी कल इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस सप्ताह तक हल्की बारिश तथा बर्फबारी की स्थिति रहेगी। समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल। हैदराबाद में IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 17 ओवर में 4 विकेट पर 139 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक का मौजूदा वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति के 4.5% रहने का अनुमान। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगाई। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में न्यायिक हिरासत में भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को पूछताछ की अनुमति दी और भारत ने मालदीव को विशेष द्विपक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं का अब तक का सर्वाधिक निर्यात कोटा स्वीकृत किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।